2024 के आखिरी महीने में एकदम आउट ऑफ सिलेबस आई थी मार्को और बिना किसी शक इंडियन सिनेमा की सबसे वायलेंट फिल्म बन गई थी। अब उस सेम फिल्म के मेकर्स 2026 में ऐसा ट्रेलर लेकर आए हैं जिसके नाम में मार्को तो नहीं है, लेकिन काम उसे भी डबल लेवल का किया है। अगर आपके मन में भी एक कीड़ा रह गया था यह जानने का कि मार्को के बाद उसका पार्ट 2 कैसा दिखेगा, तो सिर्फ 2 मिनट का यह ट्रेलर आज सारे जवाब क्लियर कर देगा। कार्टलर एक नई सरप्राइज पहन लिया, फिल्म जिसने वो कर दिखाया जिसको सुनते ही आपको गूस बम्स आ जाएंगे। रॉकी रणविजय एक साथ, सोच सकते हो कितना दम होगा ना उस फिल्म में, जो केजीएफ के प्रोड्यूसर होम वाले फिल्म्स और एनिमल के मेकर्स टी सीरीज को एक साथ लेकर आई है ऑडियंस तक अपनी कहानी पहुंचाने के लिए। यह फिल्म एक जंगल एक्शन क्राइम थ्रिलर है जो रियल लाइफ एनिमल पोचिंग यानी जानवरों की तस्करी जैसे खतरनाक सब्जेक्ट पर बेस्ड होने वाली है। इसमें डाकू आएंगे, बहुत सारी बंदूकें लाएंगे जिससे निकलेगी ढेर सारी गोलियां, और बंदूक लाएंगे और तबाही मचाएंगे, और 100 लीटर 200 लीटर खून तो लगता है ट्रेलर में ऑलरेडी बह गया है। और एक कमाल की बात बताऊं, शायद आपको यकीन ना हो मेरी बात पे, बट ये इंडियन सिनेमा का पहला ऐसा ट्रेलर है जिसमें आप 3 अलग अलग म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, यानी सेम ट्रेलर 3 डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंजॉय किया जा सकता है, वो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है, ट्राई कर लेना एक बार फिर। एक फिल्म 3 BGM, यह काम और कौन कर सकता था रवि बसरूर के अलावा, जिन्होंने मार्को के एक साउंड ट्रैक से फिल्म के एक्शन सीन्स को नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया था, और उससे भी एकदम आगे लग रहा था, नेक्स्ट लेवल लग रहा था इस नई फिल्म का ट्रेलर, क्योंकि वहां सिर्फ इंसान लड़ रहे थे, लेकिन इस कहानी में हाथी शामिल हो गए हैं। इंसान जानवर सब आपका आपस में लड़ रहे हैं, और उनके साथ जो फिल्म में हो रहा है वो महाभयानक है। लेकिन जिस ब्रूटल तरीके से इन सीन्स को दिखाया जा रहा है उससे कंफर्म हो जाता है यह मार्को के मेकर्स की ही फिल्म हो सकती है। मजे की बात यह है कि शुरुआत के 1 मिनट आपको ऐसा लगेगा कहीं गलती से पुष्पा पार्ट 1 का ट्रेलर तो नहीं खोल दिया। 50% एक्टर्स उसी सेम लुक में पुष्पा से उठाए गए हैं और काम भी बिल्कुल वैसा ही जंगल में मार काट वाला कर रहे हैं, और बाकी 50% मार्को यूनिवर्स से लौट के आए हैं। दोनों के दोनों नॉनसेंस विलेन जो इस बार फिर से वायलेंस की सारी हदें पार कर रहे हैं। लेकिन जो मेन सरप्राइज है वो है इस फिल्म का नया हीरो, जिसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी ओरिजिनल मार्को के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए। बट यह ऑलरेडी RDX नाम की एक जबरदस्त एक्शन फिल्म में तहलका मचा चुके हैं, इसीलिए थोड़ा बोल्ड प्रेडिक्शन है। बट इस फिल्म के हैंड टू हैंड सीन्स, फाइट सीन्स मार्को से भी बेटर हो सकते हैं। एनिमल की क्वालिटी काफी रियल लग रही है, बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज जो इस ट्रेलर में है वो यह कि जो क्राइम वायलेंस दिखाया जा रहा है वो मर्द औरत के बीच फर्क नहीं कर रहा है। मार्को के सारे फीमेल कैरेक्टर्स बड़े शरीफ और बेचारे लग रहे थे, लेकिन इस बार एक गर्ल शूटर दिखा के कहानी का गेम ही बदल दिया है। दोनों जेंडर साइको लग रहे हैं, ये कोई नॉर्मल एक्शन सीन्स नहीं है, पूरा का पूरा टॉर्चर दिखाया गया है। लोग जल रहे हैं, उनके सर में गोली मार के फवारा उड़ रहा है। लड़कियों के साथ जो है और जो हो रहा है वो बहुत लोगों को चुभेगा, और आदमियों की मौत तो पक्की है ही। और यह भी पक्का है कि ये फिल्म फैमिली ऑडियंस के पेट में दर्द करेगी, लेकिन मानना पड़ेगा स्टाइल तो है। ट्रेलर में जो दिखा रहे हैं वो डरावना है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील भी हो रहा है कि एक्शन मूवीज का कंटेंट धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा है। बस दुआ करो इस फिल्म का अनकट वर्जन थिएटर में रिलीज हो पाए, वरना सेंसर बोर्ड की कैची इसका ऐसा हाल करेगी ना एक्शन बचेगा और ना वायलेंस। ओनली सपने रह जाएंगे मार्को 2 को फिर से जीने के। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कैसा लगा यह जंगल का जंगली पना वाला एक्शन मूवी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हॉरर फिल्मों का सबसे बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस आया था 2023 में इविल डेड राइज, जिसने खून खराबे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। अब वो सेम डायरेक्टर 2026 में वापस आए हैं एक और हॉरर फिल्म के साथ, जिसने इविल डेड के मारकाट को भी शर्मिंदा कर दिया है, एकदम अलग कर दिया है। इसीलिए वार्निंग देना बहुत जरूरी है। अगर कमजोर दिल है आपका तो दिल संभाल के रखिए, कहीं बाहर ना निकल जाए। फ्री का टिकट भी मना कर देना, वरना हॉस्पिटल का खर्चा तो आपको खुद देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर जा रहे हो तो एक टिप जरूर दूंगा, थिएटर जल्दी जाना, शुरुआत के 5 मिनट मिस मत करना, वहाँ इस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन आएगा।
ऑलमोस्ट 100 साल पीछे 1932 में रिलीज हुई थी। पहली बार एक मम्मी फिल्म पट्टियों से लपेटकर जिंदा आदमी को लाश बनाया जाता है और वो लाश किसी दिन फिर से जिंदा हो जाती है। ली क्रोनिस द मम्मी यह रिलीज हुई है हिंदी डबिंग में और इतनी भयानक है ना यह फिल्म कि 2 घंटे सीट से उठ तक नहीं पाओगे। आप चाहो तो ट्राई करके देख लेना। फिल्म का सब्जेक्ट एक किडनैपिंग केस पे बेस्ड है जिसमें कुछ सालों बाद वो मिसिंग लड़की अचानक अपने परिवार के पास वापस लौट आती है, लेकिन जिस हालत में वो गई थी अब जिस तरीके से वापस आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, एक्चुअली इंसान और शैतान का फर्क है। अब मुझे नहीं पता यह किसके दिमाग का आइडिया था कि ऐसे डरावने चेहरे को आप घर लेकर आओगे, अपने बाकी परिवार से मिलाओगे, यह जानते हुए भी कि आगे क्या होने वाला है। नहीं जानते ना यार। आप यह फिल्म किस हद तक गिर सकती है आपको आपकी आंखें बंद कर देने पे मजबूर करने के लिए इंसान के शरीर के साथ जो नहीं करना चाहिए वो सब होगा। अगर आपको लगता है फाइनल डेस्टिनेशन ही वो फिल्म है जिसमें लोग अतरंगी तरीकों से मरते हैं तो हेलो, उसका नया कंपटीशन मार्केट में आ गया है। बड़ी चालाकी से इस फिल्म में डिफरेंट एज ग्रुप्स के कैरेक्टर्स को शामिल किया है ताकि ऑडियंस में बैठा हर एज का इंसान अपने आप को फिल्म में देखकर उस डर से पर्सनली कनेक्ट कर सके। फिल्म के हॉरर सीन्स को अच्छे से बैलेंस किया है एक मिस्ट्री फैक्टर के साथ। आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या, किसने किया और क्यों किया, इस सवाल के जवाब में आप एंड तक इंटरेस्टेड रहोगे। सच बोलूं तो बहुत सालों में एक ऐसी हॉरर फिल्म देखी है मैंने जिसमें डर हंटिंग सीन से ज्यादा उस सीन के टाइमिंग में छिपा है। हमला अचानक से होता है। एक दिक्कत यह भी है कि इस फिल्म को सीधी गर्दन से बैठकर देखना नामुमकिन है। कैमरा ऊपर नीचे गोल गोल घूम के फ्रेम में छुपे डर को मल्टीप्लाई कर देता है। एक नेल कटर और इंसान के पैर को लेकर आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह 5 मिनट फिल्म में ऐसी दहशत फैलाई जाती है कि स्क्रीन पर जो हो रहा है वो लिटरली आप फील कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। इस फिल्म को देखते वक्त बहुत सारी आपको इस फिल्म का थिएटर एक्सपीरियंस वो बचपन के हवाई झूले पर बैठने के बराबर है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आज कितना डर लगेगा और बीच में उससे कूद भी नहीं सकते। यह फिल्म आउट ऑफ कंट्रोल है बॉस। सबसे ज्यादा नंबर देने चाहिए उस मेकअप आर्टिस्ट को जिसने यह डरावना चेहरा तैयार किया है और उस पे ये भयानक सी आंखें सेट की है जिसको बॉलीवुड मूवी से ही डर लगता है वो तो इतने में ही निपट जाएगा। और घिनौना पंथी तो यह फिल्म सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती है। पता नहीं यह सीन इंसान के दिमाग को सोचना अलाउड होना भी चाहिए कि नहीं। ऑडियंस को आंखें सर्फ से धोनी पड़ेगी। फिर भी इस फिल्म में स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा हार्डकोर हॉरर फैंस के लिए जो थिएटर में रिपीटेड फॉर्मूला से हटके आउट ऑफ बॉक्स हॉरर सीन्स देखना पसंद करते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता हूँ। यह फिल्म आपको सीधी सिंपल ABCD स्टोरी और उसकी प्रेडिक्टेबल एंडिंग की वजह से, लेकिन आपने स्टोरी के लिए तो टिकट नहीं खरीदा ना। 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। ब्रूटल प्रेजेंटेशन, अनप्रेडिक्टेबल हॉरर सीन्स, टाइमिंग एक डार्क मम्मी कैरेक्टर और महाभयानक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दोस्त अपने मम्मी पापा, अगर कोई नहीं तो हनुमान जी को साथ लेकर जरूर जाना। अकेले बहुत रिस्क है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। भाई पापा ने एक बार बेटे से पूछा कि बेटा टीवी का रिमोट कहाँ रखा है। बेटे ने कहा पापा वहीं रखा है जहाँ मुंबई इंडियंस है। पापा ने पूछा मतलब? बेटे ने बोला अरे टेबल में सबसे नीचे चेक कीजिए। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसकी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मुंबई की हुई है जो आधी इंडियन क्रिकेट टीम रखकर इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, या फिर राजस्थान की बेइज्जती हुई है जो उनसे हार गए जिनसे कोई नहीं हार रहा था। यार राजस्थान वालों ऐसे कैसे हल्ला बोलोगे तुम लोग यार। तुम्हें तो एकदम थाली पर सजाकर 2 पॉइंट दिए गए थे। कोलकाता ने भी हारने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी लेकिन तुम लोग फिर भी नहीं जीत पाए। राजस्थान वालों क्यों भाई? चलो एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं आज के पहले मैच में हुआ क्या। पहले मैच की बात कर लेते हैं दोस्तों। बात ऐसी है कि कोलकाता एक बार फिर टॉस हारा, लेकिन क्योंकि दिन का मैच था तो यहाँ पर टॉस इतना मायने नहीं रखता। राजस्थान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कल रात से कोलकाता के फैंस
खौफ में थे कि वैभव सूर्यवंशी जिसने बुमराह, भुवनेश्वर, हेजलवुड का ये हाल किया है वो हमारे बॉलर्स का क्या हाल करेगा। मजे की बात ये थी कि कोलकाता वाले पावर प्ले में ही वैभव सूर्यवंशी को आउट भले ही ना कर पाए हो, लेकिन वैभव को उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक भी नहीं करने दिया। यशस्वी और वैभव जो कि पावर प्ले में बुमराह, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर, शार्दुल जैसे गेंदबाजों का तेल निकाल चुके हैं, वह कोलकाता की बॉलिंग के खिलाफ इतने इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए। फिर सुनील नारायण को जब ओवर दिया गया तो वो दूसरी गेंद पर भले ही वैभव सूर्यवंशी ने लगा दिया हो, लेकिन बाकी की 5 बॉल डॉट थी। ऐसे में पावर प्ले में राजस्थान ने सिर्फ 63 रन बनाए। सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विकेट एक भी नहीं गया था। और जब आप वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के रहते हुए पावर प्ले में केवल 63 रन बनाते हैं तो वो सिर्फ बहुत कम चांसेज ही होता है, समझे। वैभव 28 में 46 बनाकर आउट हुए। राजस्थान की तरफ से ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था, लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं थी कि उनकी तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर सिर्फ 46 का रहा। दिक्कत की बात यह थी कि जब तक वैभव सूर्यवंशी खेल रहे थे तब तक रन रेट 9.5 का था, जो उनके आउट होते ही 6.5 का आ गया। कोलकाता के स्पिनर्स सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने ऐसा जाल बुना कि राजस्थान वाले उसमें फंसकर तरफ के रह गए। और जब डेथ ओवर्स में एक्सेलरेट करने की बारी आई तो कार्तिक त्यागी ने 19वें ओवर में 3 विकेट लेकर पूरी की पूरी गाड़ी उनकी पटरी से उतार दी। रिजल्ट यह हुआ कि राजस्थान 20 ओवर में 155 ही बना पाई और कोलकाता के सामने जीतने के लिए 156 का टारगेट था। लेकिन अगर कोलकाता वाले इतनी आसानी से मैच जीत जाते तो शाहरुख खान को किसी बात की टेंशन थोड़ी ना होती। ऊपर वाला बैलेंस कर ही देता है लाइफ में। भाई साहब, शाहरुख की जिंदगी इतनी बढ़िया है, लेकिन उनके पास कोलकाता नाम की जो टीम है जो उनका ब्लड प्रेशर हाई रखती है। जोफ्रा आर्चर ने पहले ही बॉल पर साइफर्ट को बॉल मार दिया और फिर अगले ओवर में रहाणे भी लगातार दूसरी इनिंग में बिना खाता खोले आउट हो गए। ये इतिहास में दूसरी बार था जब कोलकाता के दोनों ओपनर्स डक पर आउट हो गए। इससे पहले 2014 में जैक गिलिस और गौतम गंभीर 0 पर आउट हुए थे। अब यही काम 2026 में सफर और रहाणे ने किया। कैमरन ग्रीन एकमात्र अच्छे बल्लेबाज दिखाई दिए, लेकिन ध्रुव जुरेल ने उनकी इतनी बढ़िया स्टंपिंग करी कि धोनी ने भी देखा होगा तो ताली जरूर बजाई होगी। अगर आपने भी स्टंपिंग देखी तो प्लीज उनके लिए कमेंट जरूर करना, क्योंकि कोलकाता तो कुछ और देखने लायक छोड़ भी नहीं रही थी। 10 ओवर के बाद 70 रन पर आधी टीम उनकी पवेलियन लौट चुकी थी। जब आधी टीम इतने कम रन पर आउट हो गई तो कोलकाता के फैंस का माथा गर्म हो गया कि भाई भैंस की टांग, भाई साहब इस टीम से ज्यादा अच्छा तो काम सिद्धू जी कर लेते हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में 156 बनाने में मुंह से झाग निकल गया कोलकाता के, और यहाँ पर कई लोगों ने टीवी बंद कर दिया होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रिंकू सिंह भी बहुत टाइम से फॉर्म में नहीं थे। बात खाली एक सीजन या कुछ मैचों की नहीं थी, बल्कि पिछले 3 सीजन से रिंकू सिंह कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। कोलकाता जब उनको 30 लाख रुपए देती थी तो रिंकू सिंह फुल कमिटमेंट दिखाते थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब उनको 13 करोड़ मिल रहे हैं तो वो बल्ले से रन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन रिंकू भाई ने दिखा दिया कि फॉर्म भले ही टेम्परेरी हो लेकिन क्लास परमानेंट होती है। वेल प्लेड रिंकू भाई, क्या बेहतरीन तरीके से चेस डिजाइन किया और रिक्वायर्ड रेट 11-12 के करीब पहुंचने पर भी बिल्कुल पैनिक नहीं किया। ये होता है असली खिलाड़ी। रिंकू भाई सैल्यूट है। विकेट हाथ में नहीं थे, लेकिन फिर दूसरे एंड पर अनुकूल रॉय ने भी बढ़िया साथ दिया, जिसकी वजह से कोलकाता पॉइंट्स टेबल पर अपना खाता खोलने में कामयाब हो गई। और इसी के साथ मुंबई अब सबसे नीचे पहुंच गई है। कोलकाता की जीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल सुबह लखनऊ और पंजाब के बीच जो मैच हो रहा है उसका हाल चाल और बवाल लेकर। लेकिन बवाल इलेक्शन कहते हैं बंगाल इलेक्शन को, और बंगाल हो या बंगाल का चुनाव हो उसके बारे में इतनी डिटेल पॉडकास्ट में हमने बात की है, जो बहुत जल्द ही हम अपलोड करेंगे अपने डिजिटली टॉक्स इंडिया चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।